चलो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा वही वन टू। हाँ जी गौरांगी, कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, तो वन टू वन ही हमारे क्वेश्चन डिस्कशन चल रहे थे हम लोगों के। तो जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं पे ही आ जाओ आप लोग पहले। ये क्वेश्चन बेसिकली जहाँ से शुरू करना है वो है, रिसर्च हैज शोन दैट डैश हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट डैश हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन शॉर्ट टर्म हेल्थ। ठीक है, तो ये यहाँ से डिस्कस करना है। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन ऑप्शन काफ़ी सारे आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका फ़िलहाल मैं आंसर मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन टू का ना ए है, रिसर्च हैज शोन दैट हैसल्स हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट डैश हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन शॉर्ट टर्म हेल्थ। ठीक है, हैसल्स एंड मेजर लाइफ इवेंट्स, ए ऑप्शन जो है इसका ठीक है, सेकंड का ए ऑप्शन। ये मार्क कर लो, मार्क कर लिए, करा हुआ है मार्क ऑलरेडी? किसने करा है? नाइस। ठीक है, तो सेकंड का ए ऑप्शन है, रिसर्च एंड शोन दैट डैश हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट हैसल मेजर लाइफ इवेंट्स हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन शॉर्ट टर्म हेल्थ। ये मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पलक के लिए। पलक थर्ड वाला बताना है, टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल्स इन एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज डैश बायस। पलक आपके लिए ही है, टेंडेंस जस्ट अ सेकंड। हाँ है। जी। नहीं आता? नहीं। ओके, लिख लो इसका, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। क्लास में चल रही है क्या? एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। बहुत चाहिए मुझे। अब मैं क्या, तुम्हें तो क्लास चल रही है। मैं तो 4 बजे से थी ना। तो चार कितनी बार बजेंगे मेरे को बताना। अभी स्टार्ट करिए ना। ओके। सर अगर कोई मेजर लाइफ इवेंट हमारे खुद के साथ हुआ। हाँ जी, तो उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट पे। सॉरी, थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया था, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस है। लिखिए रणनीति, आप लोग भी लिख लीजिएगा, थर्ड वाला एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द पोस्ट फ्रॉइडन डिस्कस अबाउट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कीर्ति, इसका आंसर बताना अगर पता है तो। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में किसने जो है डिस्कस किया था? कार्ल यूंग, हाँ कैरन, जी। कैरन, अल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर सही है, एल्फ्रेड एडलर सही है। ठीक है, इसके लिए एल्फ्रेड एडलर मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा, दिशा तुम्हारे लिए है। फिफ्थ, फॉर बेंड्यूरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वेरिएबल्स इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी इज सेल्फ एफिशिएंसी या एफिशिएंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ कंसेप्ट। नहीं, नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन। बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी था। बेंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी है, सोशल लर्निंग है, दूसरों को देख के आप कुछ सीखते हो, तो आपको खुद को जो है कंट्रोल करके चलना पड़ता है, रेगुलेट करके चलना पड़ता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन की उसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, द नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल, गौरांगी तुम्हारे लिए, द नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश। गौरांगी तुम्हारे लिए, द नोशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश। सर सर 0 1 हाँ जी, हाँ जी। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मना कर देना, वो तो मैं बता ही दूंगा कोई बात। सर क्या? मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे को एक सोचना चाहिए। ठीक है, बताओ बताओ, कोई बात नहीं। बात नहीं सर, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कल्चर है इसका आंसर, कल्चर। अच्छा। हाँ जी, कल्चर। हाँ जी, मतलब कुछ कह रहे हो? सर मैंने आंसर के लिए ही बोला था। आंसर? बता अच्छा, आंसर बताने के लिए आंसर। हाँ। कल्चर है, कल्चर बता रहे थे। यस सर। सही है। हम्म, ठीक है जी, हाथ नीचे कर लो अब। सर सिक्स वाला, सिक्स वाला ना। हाँ जी, हाँ जी, सिक्स वाला, द नोशन ऑफ कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द इंटेलिजेंस द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चैतन्य आपके लिए। करण हैज़ द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल। ही इज सेट टू प्रोसेस
ही सेट टू हैव, एक्चुअली प्रोसेस लिखा हुआ है, ही सेट टू हैव कर लीजिएगा, डैश इंटेलिजेंस। सर हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सही है, सही है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के हिसाब से इंटरपर्सनल, पर खैर वो पूरा नहीं लिखते, बट इंटरपर्सनल आप मेंशन कर दीजिए। एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे हो गई यहाँ पे, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो मैं भी चिल्लाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत तुम्हारे लिए। कृतिका इज रिजेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू विच शी इज डेस्परेटली विश टू हैव, नाउ शी क्लेम्स हर प्रेजेंट जॉब इज बेटर than that one. She is using dash as defense mechanism. तो पीछे तो बताया था, रैशनलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन दोनों है, नहीं यही है। बेसिकली देखो दो चीज़ हो रही है, ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली ना। ये पिछले 2 साल पहले ना ये सीबीएसई बोर्ड में बोर्ड का पेपर जब आया था तो इन्होंने दोनों ऑप्शन यहाँ पे बताया था कि दोनों में से कोई भी बच्चा लिखेगा तो मार्क्स हम पूरे पूरे देंगे। नहीं तो मैं भी एक कैटेगराइजेशन करता था, क्योंकि मुझे भी दोनों में लगता था पहले ये। तो ये रैशनलाइज भी कर रही है क्योंकि बिहेवियर जस्टिफाई कर रही है, और रिएक्शन फॉर्मेशन भी कि भैया तुम एक तरह तो तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम्हें दुख होना चाहिए, तो तुम बोल रहे हो कि भैया मैं तो ठीक हूँ, जो मेरी प्रेजेंट जॉब भी बेटर है, तो रिएक्शन फॉर्मेशन भी है। तो दोनों कैटेगरी, हाँ। रैशनलाइजेशन में आप बिहेवियर को जस्टिफाई करते हो, रिएक्शन फॉर्मेशन में अपनी ट्रू फीलिंग। अब जैसे जॉब नहीं मिली तो रोगे धोगे, तो रोने धोने की जगह आप क्या कर रहे हो, अरे यार मेरी पहली वाली जॉब भी बेटर है, उसी में सेटिस्फाइड हो। तो रियल में तो दोनों लाइक करिए, इसलिए दोनों आंसर है इसके। तो दोनों में से अगर कोई भी लिखेगा बच्चा तो सीबीएसई आपको आंसर पूरे देगी, मार्क्स। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन दोनों है। पीछे भी क्वेश्चंस आए थे तो मैंने रीज़न आपको दे दिया और ये रिकॉर्ड भी हो गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पलक तुम्हारे लिए। वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ इज कॉल्ड एज डैश। पलक आपके लिए। सर सेल्फ एस्टीम। ओह माय गॉड, सही है, सेल्फ एस्टीम। वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीर्ति आपके लिए। द इम्पैक्ट ऑफ एनी स्ट्रेसफुल इवेंट डिपेंड्स मेनली ऑन द वे वी इंटरप्रेट इट, ट्रू या फॉल्स? सही है, ट्रू। आज क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो रहे हैं तो इट्स गुड, रिपीट हो रहे हैं तो आपको चीज़ें जो है याद रहेंगी वैसे के वैसे। फिर हमने बोला 5th क्वेश्चन विच इज़ फॉर दिशा। सुनीता कैन नॉट स्लीप वेल, एग्जिबिट्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज that she would enjoy earlier and exhibits excessive guilt. These symptoms may reflect dash disorder. Major? ठीक है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर लिख लीजिए, इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। गौरांगी आपके लिए। विक्टर फ्रैंकल टर्म द न्यूरोटिक एंजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस एज। गौरांगी। विक्टर फ्रैंकल टर्म द न्यूरोटिक एंजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस एज। क्या हुआ गौरांगी? हेलो। हाँ गौरांगी, हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो इसका आंसर बोलो। विक्टर फ्रैंकल टर्म द न्यूरोटिक एंजाइटी। हाँ, न्यूरोटिक एंजाइटी वाला नहीं पता? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चल। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी पीछे भी अभी आया था, दोबारा रिपीट हो गया, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। इसके बाद 7th वाला आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बुक का पार्ट नहीं है। और 8th में आ जाइए आप, ये मैंने यहाँ डाल दिया था। 8th में आ जाइए, 8th क्वेश्चन का। ये है चैतन्य के लिए। चैतन्य, ऑडियंस इज अ स्पेशल ग्रुप वेयर मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, ट्रू या फॉल्स? चैतन्य। सर फॉल्स। सही है, ठीक है। ओके, उसके बाद 9th छोड़ दीजिए, 10th छोड़ दीजिए, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ये आता है विनीत आपके लिए। लीना learnt an answer word by word and repeated flawlessly. According to Arthur Jensen, she has used the dash type of intelligence, level 1, level 2.
सही है। लेवल 1, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड रिपीट है, इसमें रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन आ जाता है, तो इसमें वर्ड बाय वर्ड है, आर्थर जेनसन के हिसाब से लेवल 1 कहलाता है। सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पलक आपके लिए। स्वाति डिड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ हर चॉइस, शी टोल्ड हर फ्रेंड्स शी नेवर रियली वांटेड टू गो देयर, शी इज यूजिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड। पलक। ये नहीं आता। वही है जो ऊपर था कृतिका वाले में, क्या लिख लिया कृतिका वाला, रैशनलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मेशन, वही आंसर है इसका भी। सेम है। हाँ जी। अच्छा ठीक। सर हाँ जी चैतन्य। सर बट यहाँ पे तो वो डायरेक्टली मना ही कर रही है, लाइक रिएक्शन फॉर्मेशन का जो वो डेफिनेशन है उसमें भी है कि practicing या exhibiting those feelings which are totally opposite to one's own like actual desire या actual intention जो है, तो यहाँ पे तो लाइक डायरेक्टली ये रिएक्शन फॉर्मेशन का केस नहीं है। हाँ चैतन्य, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था ना, बट इसमें देखो स्वाति डिड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज ऑफ हर चॉइस, तो उस हिसाब से अब ये जो है बिहेवियर क्या शो कर रही है, शी टोल्ड हर फ्रेंड, तो उसको तो जाना ही नहीं था वहाँ पे, तो कायदे से उसको दुख तो हो रहा है जो दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन के बीच में है, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन होना चाहिए। और रैशनलाइजेशन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया, तो ये दोनों कैटेगरीज में लाई करता है। एक्चुअली पहले मैं भी एक कैटेगरी में इसको लाई करवाता था, बट अल्टीमेटली ने सीबीएसई ने दोनों इसको आंसर्स को एक्सेप्ट करता हुआ माना है कि अगर आप रैशनलाइज कर रहे हो या रिएक्शन फॉर्मेशन लिख रहे हो, दोनों चीज़ लिख रहे हो, वो आंसर एक्सेप्टेबल है, तो दोनों कैटेगरी में लाई करता है। स्टिल अगर कुछ बेटर वर्जन मिलेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आई एम ऑल ओपन, तो शायद अगर वो होगा तो वो मैं मार्क कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इसको पढ़ा था, फिर जाके ही मैं इस कंक्लूजन पे निकला कि इसको ऐसा आंसर लिखना है। बट सर अगर यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है, कोई हम अंदर की फीलिंग पे क्यों जाएंगे? लिखा तो हुआ है, बट वही ना कैटेगरी दो लाई कर रही है, नहीं तो मैं इसको मैं कराता ही नहीं। अब जैसे जो चैतन्य बोल रहा है बात तो बिल्कुल ठीक है, पर दोनों कैटेगरीज में अब अगर आप दोनों आंसर कोई लिखते हैं, क्योंकि ना कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, कई आप बोलोगे रैशनलाइजेशन भी लग रहा है, कई लोग बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन भी लग रहा है, तो आंसर वैलिड माना जाएगा जिसको जो रैशनलाइज लिखे। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि सीबीएसई आंसर क्या आपको मार्क्स पूरे दे रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप रैशनलाइजेशन लिख दो रिएक्शन फॉर्मेशन लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है चैतन्य, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, नो सर। ओके ओके, क्वेश्चन इसके आगे वाले हैं 3। राधिका इज क्राइंग एंड इज वरीड शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्जाम्स, द कोपिंग स्ट्रैटेजी दैट ही और शी इज यूजिंग टू डील विद स्ट्रेस इज। ये किसके लिए था? कीर्ति आपके लिए है? नहीं, हाँ कीर्ति। इमोशन ओरिएंटेड। हाँ जी, इमोशन ओरिएंटेड। ठीक है दिशा, तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशान इज स्किज़ोफ्रेनिक, ही बिलीव्स दैट ही इज अ किंग, ही इज हैविंग अ डिल्यूजन ऑफ डैश। सर वो सेंस वाला जो समझते हैं खुद को, तो टर्म याद नहीं आ रही। वाओ, क्या बात है, ग्रैंडियोर, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। Grandeur. हाँ जी, ईशान इज अ स्किज़ोफ्रेनिक, ही बिलीव्स दैट ही इज अ किंग, ही इज हैविंग अ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ठीक है, तो आपको ये कुछ एक्सेप्शनल फीलिंग आए कि आप कुछ जो है जादू टोना करना शुरू कर दिया, राजा महाराजा खुद को बना रहे हो, तो ग्रैंडियोर बोलते हैं उसको। ओके, या नेक्स्ट गौरांगी आपके लिए। एक्सेप्टिंग द क्लाइंट एज ही इज विदाउट बीइंग जजमेंटल शोज द थेरेपिस्ट इज एग्जिबिटिंग डैश। Accepting the client as he is without being judgmental shows that the therapist is exhibiting dash. गुरांगी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है वैसे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पढ़ लिया करो, फिर अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बोल दो, हमें टाइम कोई वेस्ट नहीं करना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, एक बार लिखा चले जाएगा तो आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट इसका भी मैं टेस्ट लेता हूँ अलग से। सर क्या है कंडीशनल? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। चैतन्य आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी लाइक अ टीचर वी स्टार्ट लाइकिंग अ सब्जेक्ट टू, दिस इज एटीट्यूड फॉर्मेशन थ्रू डैश। सर इसका नहीं आइडिया। एसोसिएशन, ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। इफ वी लाइक अ टीचर वी स्टार्ट लाइकिंग अ सब्जेक्ट टू, दिस इज एटीट्यूड फॉर्म थ्रू एसोसिएशन। ओके, 7th वाला फिर छोड़ दीजिए, 8th वाला छोड़ दीजिए, आपका पार्ट नहीं है।
विनीत आपके लिए, राधिका डिसाइडेड टू ऑफर। हाँ जी पलक। फिर 6 का सोशल कॉग्निशन नहीं था? नहीं, लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। पढ़ लेना, वहाँ लिखा हुआ है, टीचर वाला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपको सब्जेक्ट आपको इसलिए पसंद आ जाता है क्योंकि टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा होता है, तो लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन में जाता है वो। ओके सर। हाँ जी सर। सर 7 ग्रुप वाले चैप्टर का नहीं है? वो टॉपिक कट गया ये वाला ना, तो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी। 8th वाला भी नहीं है। 9th विनीत आपके लिए, राधिका डिसाइडेड टू ऑफर साइकोलॉजी इन क्लास 11, दिस इज डैश कम्युनिकेशन। नहीं, इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल खुद के साथ है, इंट्रापर्सनल ये विद इन ये करा जाता है। वैसे ये 9 चैप्टर का है, ये मैंने क्यों लिख दिया है यहाँ पे, चलो मार्क कर लिख लो, 9th का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। 10th छोड़ दीजिए, 8 चैप्टर का है, सीधा 1 पे आ जाइए। ओके दिशा, एक तो ना तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है, या तो माइक या तो फ़ोन कुछ चेंज कर लो, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, ज़ोर से बोलो। हाँ सर रिएक्शन फॉर्मेशन और रैशनलाइजेशन में डिफरेंस क्लियर कर दो एक बार। अच्छा, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, लोग सुन लो यार, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ रहा है, सुन ही लो अब तो, फिर सुन लो यार, सुन लो। तो बेसिकली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का ये पार्ट है, और जो एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे दिए हुए हैं मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। रिएक्शन फॉर्मेशन में इन्होंने बोला है, पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एनजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हर और इज ट्रू फीलिंग्स। तो एनजाइटी से बचने के लिए आप जो है ऑपोजिट फीलिंग्स जो है अडॉप्ट कर लेते हो, इसको हम लोग रिएक्शन फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और रैशनलाइजेशन में क्या होता है, अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आप बिहेवियर यहाँ पे शो करोगे या फीलिंग्स आप शो करोगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए या सामने वाले को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करोगे, ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने अलग अलग दिए हैं, बट जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो किसी तरीके से हमें सामने आता है। बेसिक सा डिफरेंस अगर आप देखेंगे, दोबारा एक बार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन फॉर्मेशन में एनजाइटी के ऊपर मेन काम हो रहा है, दोनों तो वैसे एनजाइटी के ऊपर ही है, और इसमें ऑपोजिट फीलिंग्स आप शो कर रहे होते हो। रैशनलाइजेशन में आप अनरीजनेबल फीलिंग्स को रीजनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो स्लाइटली अगर ना इसका दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर दूसरा पर्सपेक्टिव इसको आगे लेकर अगर हम लोग चलते हैं, तो जब एनजाइटी से बचने की आप कोशिश कर रहे हो और ऑपोजिट फीलिंग अडॉप्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, तो मेरे को लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लगता है कि मुझे किसी चीज़ से मुझे एनजाइटी हो रही है, बट मुझे नहीं यार, मुझे एनजाइटी तो नहीं हो रही, मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से ये अनरीजनेबल फीलिंग रख रहा हूँ। समझ आई बात, अनरीजनेबल फीलिंग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत, मेरे को वो एनजाइटी नहीं है, बट मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं रिलैक्सड हूँ। बट जब अनरीजनेबल फीलिंग की कैटेगरी में जैसे ही वो आता है, वो रैशनलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई थी कि दो कैटेगरीज एक क्वेश्चन की हो रही है, रिएक्शन फॉर्मेशन हो या वो रैशनलाइजेशन। फिर कंफ्यूज हो गए, कहाँ पे कंफ्यूज हो गए? रैशनलाइजेशन फीलिंग तो सर फीलिंग की रहेगी ना, तो वो बाद में तो कैसे चेंज होगी दोबारा? बाद में चेंज कहाँ करी है मैंने, मैं तो सेम टाइम पे बोल रहा हूँ ना, चेंज तो बाद सेम टाइम पे दोनों चीज़ें कैसे? सेम टाइम पे मैंने ये बात बताई ना, रिएक्शन फॉर्मेशन में आपको हो रही है एनजाइटी, अपने आप को एनजाइटी, जैसे आपको सिंपल सी बात है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, आपको एनजाइटी से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। तो आपको लगता है, आप पहले क्या करोगे, आप बोलोगे कि ना, जैसे इन्होंने जॉब वाला बताया, कुछ भी बताया जिस तरीके से, यहाँ पे क्या कह रहा है, अडॉप्टिंग बिहेवियर्स ऑपोजिट टू हर और इज ट्रू फीलिंग्स। तो जैसे अगर जॉब नहीं लगी, तो आपको कायदे से मेरे को तो जॉब चाहिए जी, अंदर से आवाज़ तो आ रही है जॉब चाहिए, पर दूसरे सामने वाले को बोल रहे हो कि यार जॉब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिली तो ये वाली जॉब तो उसी से बढ़िया है, मैं तो इसमें काम चला लूँगी, वो नहीं मिली तो क्या हो गया। तो अब यहाँ पे अनरीजनेबल फीलिंग नहीं आ रही, फिर से है अनरीजनेबल फीलिंग की नहीं है, खुद सोचो प्रैक्टिकली। तो जब अनरीजनेबल आ रहे हो तो रैशनलाइजेशन भी तो हो गया फिर एट द सेम टाइम, वही तो बताया मैंने, ये चीज़ है। दिशा, बाकी सारे लोग अगर समझ आ गए तो। सर एक चीज पूछनी है और, हाँ जी, सर ऑडिबल है अभी? सर इसमें जैसे बोल रहे थे कि किसी को मतलब इंटरव्यू में जॉब वगैरह कैसे?
हाँ हाँ, बोलो बोलो दिशा। तो सर उसमें क्या कहते हैं कि रैशनलाइजेशन भी हो सकता है, रिएक्शन फॉर्मेशन भी हो सकता है आपके। तो रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे, जबकि वो फीलिंग ही वो दिखा रहे हैं कि मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मैं फीलिंग नहीं करी, तो रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे हुआ? दिशा अभी तो यही तो बोला मैंने, सुना नहीं तुमने? जो अभी मैंने बात बोली वही तो बताई मैंने बात। खुद को प्रैक्टिकली तो देखिए ऑपोजिट फीलिंग में भी रिएक्शन फॉर्मेशन ऑपोजिट फीलिंग देखो, रहता है। अगर क्वेश्चन में ना क्लियरली डिफाइन होना चाहिए या तो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ना आपको दो कैटेगरीज में, मैं एक्चुअली मेरा कहना नहीं है, मैं सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल है, मेरे से लड़ाई करके कुछ नहीं होगा आपका। आपको लग रहा है रैशनलाइजेशन लिखना, आप रैशनलाइजेशन लिखो, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। और रिएक्शन फॉर्मेशन लिखना, रिएक्शन फॉर्मेशन लिखो, ये मैंने पहले बता दिया। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ नहीं होने वाला, ये दोनों आंसर सही हैं, तो आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दिशा, एज सिंपल एज दैट। ओके, हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वही है, ठीक है। रीटा इज नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बास्केटबॉल टीम, शी क्लेम्स दैट शी इज हैप्पी एज इट वुड गिव हर टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टर्म एग्जाम्स एंड स्कोर हर गुड मार्क्स। तो वही रिएक्शन फॉर्मेशन है या रैशनलाइजेशन, एक ही बात है, तो आप लिख लीजिए। कुछ सेंस में तो पूरा क्लियर दिया हुआ है। हाँ नहीं नहीं, चलेगा, दोनों कैटेगरीज में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा दूंगा आंसर की, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करा दूंगा, तो थोड़ा सा और अच्छा सा लगेगा फिर आपको। ओके। या क्वेश्चन किसके साथ था? ओके, या गौरांगी तुम्हारे लिए क्वेश्चन। द आईक्यू रेंज ऑफ बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस इज डैश। आईक्यू रेंज ऑफ बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस इज। सर आप मेरे से फिलअप क्यों पूछ रहे हो? सिंपल रीडिंग होगा, क्या आप सारे फिलअप पूछ रहे हो? सॉरी यार, वो नंबर ऐसे आ जाता है, 70 to 79 है, 70 to 79। क्या आप बस एक बार रिपीट कर दो? आईक्यू रेंज ऑफ बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस इज 70 to 79। हाँ पलक। अरे सर 70 to 85 था। किसने, तुमने बनाया क्या? नहीं तो मैंने पढ़ा था ये कहीं। नहीं ना, ये देखो 72 इस पेज पे लिखा हुआ है, 72 ये वाली कैटेगरी। बॉर्डर लाइन कहीं पे है, दिख रही बॉर्डर लाइन? ये रही 72 70। ठीक है। ठीक है। हाँ लिखा है सर। यार मैं ना, पता है, साथ में अभी भी बुक लेके बैठा हूँ मैं ना, बस ये क्रॉस चेक कर करके, मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई गलत आंसर बताऊँ, तो जहाँ मैं खुद श्योर नहीं होगा मैं खुद को रोक लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़। मेरे को तो तो 85 मिल रहा है ना, 70 तो जो आपने बोला वो कर रहा हूँ। 70 to 79 है ना बॉर्डर लाइन, लिखा तो वही क्लियरली। मिल गया? पता नहीं, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी गौरांगी। चलो एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चैतन्य आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, गौरांगी के आगे भी। गौरांगी देखो, चैतन्य को भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स इज कॉल्ड एज। चैतन्य। सर हाँ जी। लिबिडो, सॉरी। हाँ, लिबिडो, सही है सही है। इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स इज कॉल्ड एज लिबिडो। लिबिडो, LIBIDO। ओके। विनीत आपके लिए। अ पर्सन यूजेज इमेजरी एंड इमेजिनेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अनबिडन थॉट्स। दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इज कॉल्ड एज। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है, जहाँ पे इमेजरी और इमेजिनेशन दोनों यूज़ करते हो, ठीक है। मार्क लिख लो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। पलक आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीना ये मानती है कि वो भगवान है और लोगों को बोलती है कि मुझे ट्रीट भी ऐसे करो कि मैं भगवान हूँ। शी इज सफरिंग फॉर विच डिल्यूजन और हेलुसिनेशन? नो आइडिया। नो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है नो आइडिया का भाई साहब, हेलो। बताया तो था, अभी ऊपर भी आया था, ईशान इज अ स्किज़ोफ्रेनिक, ही बिलीव्स दैट ही इज अ किंग। तो किंग लगता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर में आपको मैग्निफिसेंट फीलिंग आती है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर बोला था, मुझे कुछ और सुनाई दी, सॉरी। अच्छा, सी ऑप्शन है। हाँ जी। सर डेल्यूजन का प्रेफरेंस क्या होगा फिर?
डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस पर्सनल मीनिंग अटैच करने वाला होता है, वो वैसे क्वेश्चन ही नहीं आया आज तक बोर्ड्स में ऐसे रेफरेंस वाला। ठीक है, ओके। या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं ही बता देता हूँ क्योंकि ये बीच में से है थोड़ा सा। ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। और इसमें अष्टांग, सुदर्शन, विपासना और कुंडलिनी योग का बताया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जो है मैच द फॉलोइंग में वो CDAB लिख लीजिए आप, CDAB, ठीक है। अष्टांग योग जो है आसन और प्राणायाम होते हैं, सुदर्शन क्रिया में इंटरवेंशन टेक्निक टू एलिवेट PTSD, विपासना मेडिटेशन में माइंडफुलनेस मेडिटेशन, एंड कुंडलिनी योग में कंबाइंस प्राणायाम विद चांटिंग मंत्रास। ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आता है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ये वाला, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ठीक है जी। कीर्ति ये बता दो अगर ये लगता है तो। क्वेश्चन 7, बीइंग अ स्ट्रीट स्मार्ट रिफ्लेक्स डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, बिल्कुल ठीक है। कॉन्टेक्चुअल या फिर उसका दूसरा नाम था एक्सपीरियंशियल, शायद नहीं, नाम ही भूल गया तो। सर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल, ओके। कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल, ओके। या दिशा, वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम। कोई बात नहीं। गौरांगी, अच्छा तुम 10th वाला बताओ, चलो 10th वाला बता दो, 10th वाला बता दो। एशियन कल्चर, एशियन कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिस्टिक या कलेक्टिविस्टिक। एशियन कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज इंडिविजुअलिस्टिक, कलेक्टिविस्टिक। वो नोट्स खोल लो ना सामने। सर मेरे खुले हुए हैं लेकिन आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, मतलब अलग अलग है सारे। हाँ वो कुछ ऊपर नीचे ही, वो तुम्हें तो नया प्रिंट आउट दे दिया है, वही वाला फॉलो कर रहा हूँ मैं। एशियन कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज इंडिविजुअलिस्टिक या कल्टिविस्टिक, कलेक्टिविस्टिक। कलेक्टिविस्टिक है। सही है, ओए ओए ओए, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। सही, कलेक्टिविस्टिक है, सही है, सही। चैतन्य ऊपर वाला बता दो। फॉल्स बिलीव दैट इज फॉर्मली हेल्ड ऑन इनएडिकेट ग्राउंड इज नोन एज। डिल्यूजन। सही है, डिल्यूजन। विनीत जी आपके लिए क्वेश्चन वाला 1 आगे जो है, एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू कमिटमेंट, सॉरी ये तो मैंने बोल दिया, एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू कमिटमेंट, या ये तो मैंने बोल दिया, सॉरी, कमिटमेंट है। नेक्स्ट वाला बताओ विनीत। एट्रीब्यूटिंग वन्स ओन ट्रेट टू अदर इज नोन एज प्रोजेक्शन, ट्रू या फॉल्स। एट्रीब्यूटिंग वन्स ओन ट्रेट टू अदर्स इज नोन एज प्रोजेक्शन, ट्रू या फॉल्स। ट्रू है, ट्रू है। ओन ट्रेट वाला, जैसे वो गुस्से वाला एक एग्जांपल आया था ना, कि वो एक लड़की थी जो उसको लग रहा था कि वो गुस्से से बात कर रही है, तो सामने वाले भी गुस्से से बात कर रहे हैं। तो जब भी आप एट्रीब्यूट करते हो कि आपके ट्रेट से जैसे सामने वाला लोग भी इंसान ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रोजेक्शन में डाल देते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म का ही पार्ट है ये वाला, ठीक है। वहाँ लिखा हुआ है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये टॉपिक्स पढ़नी है तुमने वाले। तो क्वेश्चन 2 का ट्रू है, और एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू कमिटमेंट है, ओके। पलक, क्वेश्चन 3 तुम्हारे लिए। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज बायोलॉजिकल पैथोजेंस, शायद। बायोलॉजिकल पैथोजेंस, हाँ सही है। पैथोजेंस भी लिख सकते हो, बायोलॉजिकल भी लिख सकते हो, वैसे पैथोजेंस लिख लो, सही है। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस। कीर्ति आपके लिए, डैश इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड वाइडली यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओए होए 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 होए, वाह क्या बात है, सही है। ओके दिशा तुम्हारे लिए, ग्लू एंड पेंट थिनर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर अब्यूज्ड, ट्रू या फॉल्स। है विच आर अब्यूज, तो ट्रू लिखा हुआ है मेरे पास, एक मिनट रुको रुको, ट्रू ही है वैसे, विच आर अब्यूज। एक मिनट चेक, इसको यूज, इसको ना उस केस में कॉमनली अब्यूज, नहीं सही है, लिख लो, ट्रू है, कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेज में ट्रू है, हाँ जी ट्रू है। भाई मेरे को लगा कि अब्यूज इनको तो नहीं किया जाएगा, इस कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। ट्रू है। ओके गौरांगी आपके लिए, फिर से फिल इन द ब्लैंक, पर ऑप्शन दिया हुआ है गौरांगी।
द डैश आर सॉफ्ट राउंडेड फैट एंडोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स या मीजोमॉर्फ्स? एंडोमॉर्फ्स। ओए होए क्या बात है, सही जवाब। ओके ये शायद पता नहीं होगा, DSM-4 इंक्लूड्स 5 एक्सेस, लिख लीजिए 5 एक्सेस होते हैं इसमें। DSM-4 इंक्लूड्स 5 एक्सेस, मतलब डायमेंशन जिस पे वो कैलकुलेशन करी जाती है। ओके 8th छोड़ दीजिए, 9th पे आ जाओ। चैतन्य 9th बताना। अनिल इज अ स्किज़ोफ्रेनिक, ही बिलीव्स दैट ही इज अ किंग, ही इज हैविंग अ डिल्यूजन ऑफ। ग्रैंडियर। सही है। विनीत नेक्स्ट बताओ। 9th वाला ग्रैंडियर है, 10th विनीत बताओ। द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस वाज प्रपोज्ड बाय? लेजारस। लेजारस, ठीक है, लेजारस की थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस वाज प्रपोज्ड बाय लेजारस। थर्ड स्ट्रेस वाला। वैसे मैं चैप्टर का नाम लिखवाता हूँ पर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मतलब मैं लिखवा देता हूँ पर मैं मार्क कर लूँगा, कोई नहीं, देखते। क्वेश्चन 1 उसके बाद छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4th पे आ जाइए। पलक तुम्हारे लिए, ग्रुप थिंक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। सर ट्रू, सर तो ट्रू ही होते हैं बेटे, आंसर ट्रू है यहाँ पे। सही है। क्वेश्चन 5 छोड़ दीजिए, 6 छोड़ दीजिए, आगे आइए। कीर्ति आपके लिए क्वेश्चन 7, रिडक्शन इन एन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क इज नोन एज डैश? ये वो ग्रुप पोलराइजेशन शायद। सोशल लोफिंग, ठीक है। हाँ जी। ओके क्वेश्चन 8 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन 1 दिशा तुम्हारे लिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स रेफर्स टू एज? एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम डिफरेंट टू। सर जो आते हैं सर वो तो नहीं पूछते, मुझे नहीं आ रहा वो पूछ रहे हो सर। जो एक काम करो ना, सिलेक्ट कर लो सारे जो तुम्हें आते हैं, वही बता दो तुम सारे। पेपर में तो लिखा हुआ आएगा ना, दिशा को ये वाले आते हैं, है ना। उसका नहीं आ रहा मेरे को। पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी चैप्टर 2 का है ये, पर्सनल आइडेंटिटी। ओके गौरांगी आपके लिए, स्टूडेंट इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम, ये तो हम अभी कर ही रहे हैं। ही क्लेम्स दैट ही इज हैप्पी इज इट वुड गिवन स्टडी टाइम, जो हमने कर ही लिया। रिएक्शन फॉर्मेशन या रैशनलाइजेशन है, ये हमने कर लिया, पीछे भी रिपीट हो गया था ये। गौरांगी नेक्स्ट वाला बताओ, 3rd वाला। डैश इज अ गुड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। डैश इज अ गुड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। तुम्हारी किस्मत में फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं गौरांगी। कौन? अच्छा चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। नॉमिनेशन है इसका आंसर। ये चैप्टर 2 का लास्ट पेज पे है, बिहेवियरल असेसमेंट में आ जाता है नॉमिनेशन इज अ गुड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। क्वेश्चन 4 है नॉमिनेशन। क्वेश्चन 4 है ग्राफिक एम्फेसिस ऑन नेक्स्ट सजेस्ट, ये ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में आता है, लिख लीजिए इसमें क्योंकि बीच का सेंटेंस है ये। ग्राफिक एम्फेसिस ऑन नेक्स्ट सजेस्ट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस। ओके और इसके बाद 5th है चैतन्य, ये बताना 5th, ये तो डायरेक्ट ही है। फ्रॉइड का ट्रीटमेंट, फ्रॉइड्स ट्रीटमेंट ऑफ विमेन एज इंफीरियर वाज फर्स्ट काउंटर्ड बाय? कैरन हॉर्नी। सही है। ओके विनीत क्वेश्चन 6, आर पर्सनल गोल्स आर द सोर्सेज ऑफ आर मोटिवेशन विच इन टर्न आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस वाज प्रपोज्ड बाय? अल्फ्रेड एडलर ने बोला था। आज हमारे पर्सनल गोल्स हमें मोटिवेट करते हैं, जितना ज़्यादा अचीव करेंगे तो पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है। अल्फ्रेड एडलर, कोई दिक्कत नहीं, बीच के है ना, तो याद तो हो ही जाएगा। ओके या कीर्ति आपके लिए, क्योंकि यहाँ मेरा शफल हो गई है स्क्रीन, ठीक है, तो या कीर्ति, द कॉग्निटिव असेसमेंट वाज गिवन बाय डैश एंड डैश। पता नहीं। एक सेकंड, मैंने शायद यहाँ पे गलत लिखा है, जस्ट अ सेक।
सही है। जेपी दास एंड नगेलेरी, जेपी दास एंड नगेलेरी कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम होता है उसका, जेपी दास एंड नगेलेरी ने। ओके, नेक्स्ट है पलक। द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, हाँ, शायद। मॉर्गन एंड मुर्रे, मॉर्गन एंड मुर्रे। अच्छा, ओके। हाँ जी। दिशा, द डैश टेस्ट प्रोवाइड us with information about how a person behaves under stressful situation. सर नहीं पता। सिचुएशनल टेस्ट, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली इसको पूरा लिखेंगे, सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। Gorangi, question 10. The projective techniques were developed to assess the dash motives and feelings. The projective, हाँ जी, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो। the dash projective techniques were developed to assess the dash motives and feelings. इंडिविजुअल। नहीं, अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग। प्रोजेक्टिव टेक्निक अनकॉन्शियस डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिव्स को जानने के लिए होता है, ठीक है। सर एक बार थर्ड और सेकंड का आंसर बताना। थर्ड वाला नॉमिनेशन है और सिक्स्थ वाला एल्फ्रेड एडलर है। पीयर असेसमेंट वाला पूछ रहे हो ना कीर्ति, पीयर असेसमेंट वाला नॉमिनेशन है और पर्सनल गोल वाला एल्फ्रेड एडलर है, ठीक है। चैतन्य, चैतन्य, आई कैन कंट्रोल द वेदर अकॉर्डिंग टू माई मूड्स, दिस इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ। सर ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर है, ऊट पटांग सारा ग्रैंडियोर में ही आता है। ये एक्चुअली ना ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये आई कैन कंट्रोल माई मूड, ये सब बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो ये ना मिक्सड एंड मैच है, सैम्पल पेपर में भी कवर्ड है, कुछ स्कूल वाले भी है, पर ये इतने वाहियात क्वेश्चन है, मतलब ये कर लोगे ना तो साइकोलॉजी के जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए अटेम्प्ट हो जाएंगे। पता नहीं, आई होप आप लोगों को कराते हैं कि नहीं स्कूल में, मुझे नहीं पता, बट एनीवे तुम्हारे लिए विनीत के लिए। डैश इज द फिनोमिना बाय विच मेजॉरिटी ग्रुप प्लेसेस द ब्लेम ऑन माइनॉरिटी ग्रुप फॉर इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। स्केप गोटिंग, स्केप गोटिंग, एस्केप के आगे ई हटा दो, स्केप गोटिंग। ये स्केप गोटिंग अपने जो 7 चैप्टर था ना उसमें पढ़ा है, ग्रुप में था, उसमें प्रेजुडिस वाले में, प्रेजुडिस, सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस, ठीक है, हाँ, ओके। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया है, डिल्यूजन है, लिख लीजिए। फॉल्स बिलीव दैट इज हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड इज नोन एज डिल्यूजन। क्वेश्चन 5 भी हम लोगों ने कर लिया है, कलेक्शन ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड एज ऑडियंस, ठीक है। स्केप गोटिंग 2 वाला जो है स्केप गोटिंग है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, हाँ जी, स्केप गोटिंग। थर्ड वाला डिल्यूजन है, फोर्थ छोड़, क्वेश्चन 4। फोर्थ नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिफ्थ वाला ऑडियंस है, और सिक्स्थ वाला लिख लीजिए क्योंकि ये बीच का है। फोर कॉन्सेप्ट ऑफ 4 ह्यूमर्स इज गिवन बाय गेलन। घर में पढ़ती है मम्मी से बेलन, और ये 4 ह्यूमर का जो टेक्निक दिया है वो दिया है गेलन ने। GALEN, हाँ जी। ओके, या सो कीर्ति तुम्हारे लिए, पीपल हैव फ्रीडम एंड चॉइसेस इज द कोर assumption ऑफ डैश थेरेपी। पीपल हैव फ्रीडम एंड चॉइसेस इज द कोर assumption ऑफ डैश थेरेपी। नहीं, 7th 9 चैप्टर का है। ये आता है कीर्ति या बता दूं? पीपल हैव फ्रीडम एंड चॉइसेस द कोर, हाँ, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी।
ओके, पलक तुम्हारे लिए, रिपीटेड एसोसिएशन एंड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल हैविंग नो बायो फिजिकल सिम्टम्स हैविंग नो बायोलॉजिकल कॉजेज आर नोन एज विच डिसऑर्डर? नहीं पता। सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आप रिपीटेड एसोसिएशन है, कंप्लेंट होती है फिजिकल सिम्टम्स के बट कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता है, तो सोमाटाइजेशन पहले आता तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, अब जो है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में आता है ये। और नीचे क्वेश्चन 10th वाला भी सेम है, तो इसमें भी वही लिख लीजिए, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, दिशा तुम्हारे लिए, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प रिड्यूस कल्चरल बायस, ट्रू या फॉल्स? नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प रिड्यूस कल्चरल बायस, ट्रू या फॉल्स? सर ये सर ट्रू। एक मिनट, ये लिखा नहीं हुआ है मेरे पास, एक मिनट होल्ड करो होल्ड करो, इसका फॉल्स होना चाहिए वैसे, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, एक मिनट रुको। हाँ, हाँ ये ट्रू है, सही है, क्योंकि लिखा हुआ है बुक में, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प रिड्यूस द कल्चर बायस यूजुअली एसोसिएटेड विद वर्बल टेस्ट, ट्रू। नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट तो कल्चरल बायस रिड्यूस ही करेगा, ट्रू है, सही है। सेकंड वाला कट कर दीजिए, थर्ड वाला है गौरांगी आपके लिए, द डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस इज नोन एज, अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस इज नोन एज। सर किसी और मेरे को नहीं याद। कोपिंग, कोपिंग, ये स्ट्रेस वाले चैप्टर का है, कोपिंग है, ठीक है जी। ठीक है, आज हम इतना ही कर रहे हैं फिर, ठीक है, इसका भी बचा हुआ है तो इसको फिर बाद में करते हैं हम लोग डिस्कस, क्योंकि काफ़ी है अभी तो, और नहीं तो थक जाओगे करते करते वहाँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करके चलेंगे, थोड़ा सा अटेंशन भी रहेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है, तो लगेगा मेरे ख्याल से टाइम ना, देखते हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको ओवर कर दें। चलो, सो थैंक यू वेरी मच, और पॉल साइंस के लिए हम लोग अभी एग्जैक्ट 5:55 पे मिलते हैं, 5:05 पे, ठीक है जी, बाय। बाय।